हेलो दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर में पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारी इकॉनमी की ग्रोथ से रिलेटेड है। हमारी इकॉनमी की ग्रोथ लास्ट फर्स्ट 4 क्वार्टर से बहुत ज़्यादा आई है, मतलब सबसे ज़्यादा आई है 7.8%। इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीडीपी क्या होता है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे आया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का कैसे उत्पत्ति हुई। पहले देख लेते हैं जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्डेड इन अप्रैल जून क्वार्टर फिजिकल ईयर 24 वाज द हाईएस्ट इन द पास्ट 4 क्वार्टर। मतलब पास्ट 4 क्वार्टर से हमारी जीडीपी ग्रोथ हाईएस्ट रही है। और इस फिजिकल ईयर का आपको जानते ही हैं, हमारा फिजिकल ईयर फर्स्ट फिजिकल ईयर अप्रैल से जून होता है। ये चीज़ आपको बेसिक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमारा फिजिकल ईयर अलग तरीके से स्टार्ट होता है और न्यू ईयर अलग तरीके से स्टार्ट होता है। फर्स्ट फिजिकल ईयर हमारा अप्रैल से जून रहा। ठीक है, तो इसमें हमारी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा आई है। तो हम जीडीपी जान लेते हैं। देखिए, जीडीपी का जिक्र हुआ है तो आप एक चीज़ जान लीजिए, जीडीपी जो होता है हमारे कंट्री के अंदर विद इन कंट्री जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उसका जो वैल्यू होती है उसे जीडीपी कहते हैं। पूरी कंट्री में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं विद इन स्पेसिफाइड टाइम, उसको जीडीपी कहते हैं। और एक चीज़ इसमें यूपीएससी के द्वारा बहुत पूछी जाती है कि इसमें फॉरेन नेशनल्स अगर कोई काम करते हैं क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होगा? तो हाँ, बिल्कुल। अगर फॉरेन नेशनल इंडिया के अंदर रहकर काम कर रहे हैं तो उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़रूर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं जो क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे यूपीएससी अक्सर पूछता है। आगे देखते हैं, आगे जो है एनएसओ। और इसमें एक चीज़ और मुझे इम्पॉर्टेंट बताना है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। देखो, नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो करंट प्राइस पर होती है। ऑलवेज याद रखो, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पर होती है। आप परेशान मत हो, मैं इसे एग्जांपल की सहायता से बताऊंगा। और रियल जीडीपी जो होती है वो एक मतलब बेसिक प्राइस पर होती है। बेसिक प्राइस क्या होता है? जैसे मान लो आज 10 सेब प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी कंट्री में 10 सेब प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो पूछेगा रियल जीडीपी बताओ। तो रियल जीडीपी मान लो हमने बेस ईयर 2012 ले रखा है, तो 2012 का प्राइस क्या था 10 सेब का। मान लो 10 सेब का प्राइस था, एक सेब का प्राइस था 1 रुपये, तो 10 सेब का प्राइस 10 रुपये था। तो रियल जीडीपी हमारी कितनी हो गई? रियल जीडीपी हो गई हमारी 10 रुपये। अगर मान लो आज 10 सेब का प्राइस, एक सेब का 2 रुपये है, तो आज 10 सेब का प्राइस 20 रुपये हो गया। तो जो 20 रुपये जो हुआ ये नॉमिनल जीडीपी हुई, क्योंकि हमने करंट प्राइस पर इसे कैलकुलेट किया। आप एक चीज़ यहाँ देखिए, सेब 10 तब हम प्रोड्यूस कर रहे थे और 10 अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जीडीपी कैलकुलेट, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी इसलिए कैलकुलेट की जाती कि हमारे प्रोडक्शन में तो कोई वृद्धि हुई ही नहीं। 10 पहले भी करते थे, 10 बाद को भी करते हैं, बस क्या है महंगाई बढ़ गई। तो ये जीडीपी की ग्रोथ नहीं दर्शाएगा, ये दर्शाएगा कि आपके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लोगों की वेलबींग नहीं बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ रहा। अगर यही चीज़ 20 हो जाती और रुपीज़ एक ही रहता तो माना जाता कि हाँ ग्रोथ रेट हुई है। 10 प्रोडक्ट से लेकर हम 20 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगे। तो ये रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट प्राइस पर नापी जाती है, वाइल रियल जीडीपी बेसिक प्राइस पर नापी जाती है। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जीडीपी उत्पत्ति कब हुई थी। देखो 1937 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे साइमन कुजनेट ने जीडीपी टर्म्स इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बेसिक नॉलेज रही जीडीपी के बारे में। मैंने आपको बताया रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया। अब दूसरी चीज़ जान लेते हैं, एनएसओ क्या है। एनएसओ क्या हुआ 2019 में। एक्चुअली एनएसओ क्या है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं और ना ही स्टेचुटरी बॉडी है जो लॉ में अमेंड करना पड़ेगा। एनएसओ क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है।
एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी की स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा कभी भी बना दी जाती है। तो इसको क्या हुआ, एनएसएसओ जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ को 2019 में गवर्नमेंट ने मर्ज कर एनएसओ बना दिया। बस इतना याद रखना है, 2019 में सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर एक नई संस्था बना दी जिसका नाम एनएसओ रख दिया गया, जैसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को हम मॉस्पी कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है मिनिस्ट्री का। हमेशा जब भी कोई आपको बोलेगा कि मॉस्पी के अंदर बनाई गई है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एनएसओ का जन्म कैसे हुआ और क्यों एनएसएसओ और सीएसओ को रिमूव किया गया। देखो एनएसएसओ और सीएसओ को रिमूव करने का यही रीज़न था। देखो कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है तो उसकी फाइनल कॉस्ट बहुत आती है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उस खर्चे को मिनिमाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कोई डिपार्टमेंट मर्ज कर देती है, कोई डिपार्टमेंट क्या है रिमूव कर देती है, या फिर उसमें इफ़िशियंसी नहीं होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसे बोलते हैं, इफ़िशियंट गवर्नमेंट नहीं होती है, इफ़िशियंट गवर्नेंस नहीं होती तब भी उसको रिमूव कर दिया जाता। तो ये आर्टिकल को हमने अच्छे से जाना, इसके बेसिक जाने क्या था और क्यों इस क्वार्टर में ग्रोथ। देखो ग्रोथ का एक रीज़न रहा एग्रीकल्चर में अच्छा प्रोडक्शन हुआ है और सर्विसेज में अच्छा प्रोडक्शन हुआ, मगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डल है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ नहीं आ रही है। तो इसके लिए सरकार चिंतित है, बहुत सारी पॉलिसी बनाई जा रही है इससे रिलेटेड। एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है हमारी ग्रोथ में, तो इसीलिए जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अभी अदानी से रिलेटेड फिर से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। एक संस्था है, उसने आरोप लगाया, संस्था का नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये जो OCCRP संस्था है, इसने अभी अदानी के ऊपर और मोदी जी के बीच में लिंकेज आरोप लगाया। आरोप होता है, ऐसा नहीं है वो कंफर्म हो गया। तो इसलिए ये सरकार इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकते, बस हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बात कर रही है। तो इसमें सरकार अभी तक क्यों ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बना रही है, इसका जवाब गवर्नमेंट को देना चाहिए, ठीक है। देखो और आगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक स्टेटहुड का आर्टिकल है। देखो स्टेटहुड के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कैसे चेंजेस लाए जाते हैं। मैंने बताया था कि आर्टिकल 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिंपल मेजॉरिटी से विद प्रीवियस कंसेंट, मतलब शुरू में प्रेसिडेंट की कंसेंट लेना पड़ती है, विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट आप किसी भी स्टेट को मर्ज कर सकते हो, आप किसी भी स्टेट को अलग कर सकते हो, किसी भी स्टेट की बाउंड्री घटा सकते हो। ये केवल आपको करना पड़ता है लॉ पार्लियामेंट में लाकर, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जबकि आर्टिकल 2 में जब हम किसी को अपनी टेरिटरी देते हैं, सेसेशन करते हैं, उस केस में हम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाते हैं आर्टिकल 368 के अंदर। ये आर्टिकल में अमेंडमेंट लाना जब से स्टार्ट हुआ, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया कि आप किसी को अपने इंडिया की टेरिटरी ऐसे नहीं दे सकते, ठीक है। आइए हम आगे आज का पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं पॉलिटी थ्रू MCQ आपको पूरी डिस्कस करूंगा, उसी दिशा में ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस, इसने न्यू ऑफिस क्रिएट किया इस लॉ ने, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को बनाया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन and provided that Indian henceforth was be governed by and his in the name of Her Majesty। मतलब इस एक्ट का नाम आपको बताना है। इस एक्ट ने क्या किया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस क्रिएट किया, ठीक है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली ब्रिटिश अथॉरिटी के अंदर आ गया। ब्रिटिश अथॉरिटी का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गया। तो हम ऑब्वियस सी बात जानते हैं, जब 1857 की क्रांति हुई
उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी हिल गई। तो उसको एहसास हुआ अगर ये गवर्नेंस सिस्टम बिगड़ गया तो इससे हमारी पूरी दुनिया में तो बदनामी होगी होगी और हमारा रेवेन्यू लॉस बहुत होगा, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस कॉलोनियल पावर बहुत ज़्यादा देखती थी। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका सारा दारोमदार ख़त्म करके जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पर आ गया, और जो भी डिसीजन है वहाँ के किंग के या फिर वहाँ की क्वीन के नाम पर लिए जाने लगे। तो उसी टाइम 1857 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई गई और कंप्लीट अथॉरिटी दी गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर ये चीज़ जान लो, ये नहीं पूछेगा यूपीएससी जो मैंने आपको बताया, यूपीएससी पूछेगा क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट था, तो राइट होगा। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट होता था और वो डायरेक्ट कैबिनेट को रिपोर्ट करता था, वहाँ की पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता था। देखिए आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसने क्या किया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ओरिजिन किया था। देखो कॉमर्शियल फंक्शन और जो अदर फंक्शन थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास थे ही। देखो ये चीज़ देखो, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो मैनेज कर रहा था कॉमर्शियल फंक्शन, न्यू बॉडी क्रिएट की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर। ठीक है, तो यही डबल गवर्नमेंट बना। पूछेगा डबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है, डायरेक्ट पूछेगा डबल गवर्नमेंट का मतलब बताओ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, कई चीज़ें यहाँ से हमारी एक साथ क्लियर हो रही हैं। डायरेक्ट पूछेगा कि डबल गवर्नमेंट का मतलब बताओ और ये कब तक चला। डबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के आने से पहले और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद तक ये चलता रहा। इसके बीच के शासन के टाइम में डबल गवर्नमेंट चलता रहा। ये डबल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन दोनों पोस्ट को रिमूव कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी रिमूव कर दिया और हमारे क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी रिमूव कर दिया। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि ब्रिटिश अपने फाइनेंशियल लॉसेस नहीं चाहता था। उस फाइनेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़्यादा यूनिटी बढ़ रही थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट की गई और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के डिजिग्नेशन को वाइस रॉय कर दिया गया और फर्स्ट वाइस रॉय हमारे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट पता चलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं आया जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देता। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। आज के कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट क्या हुआ 2000 में 11th फाइनेंस कमीशन ने, ये आपको याद रखना है, 11th फाइनेंस कमीशन ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड की इजाज़त दी। कहा कि आप फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड बनाइए, जो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी पेंडेंसी है और सबऑर्डिनेट कोड में बहुत सारे पेंडेंसी है, वो नेक्स्ट 5 ईयर में किए जा सके। तो इस 11th फाइनेंस कमीशन की सहायता से 1734 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड बनाए गए जो 2011 में बनाए गए। देखो मतलब 11 साल के बाद बनाए गए। कोई भी रिकमेंडेशन को ईजिली गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती है। देखो 11 साल के बाद बनाए गए। तो फिर 2011 मतलब ये बनाए गए, फिर 2011 में इसे स्टॉप कर दिया गया, फिर उसी के तुरंत बाद स्टॉप कर दिया गया और 2012 में जब गैंगरेप हुआ तो मर्डर केस हुआ, निर्भया केस, तब एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर फास्ट ट्रैक महिला कोड अगेन बनाए गए। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या करती है या जुडिशरी क्या करती है कि अपनी पावर को एलियनेट नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो किसी को फास्ट ट्रैक कोड ये वगैरह कोड बनाने नहीं देती। मगर फास्ट ट्रैक कोड का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और इससे बहुत सारे कंट्रीज़ को बेनिफिट हुआ है, क्योंकि ये आसानी से जुडिशियल केसेस को ईजिली वे में और फास्ट वे में सुलझाती है। देखो स्विफ्ट डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस होता है।
ठीक है। तो ये हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में डिस्कस किया। अगला आर्टिकल ओबीसी कोटे से रिलेटेड है। गुजरात ने क्या किया है, लोकल बॉडी में ओबीसी कोटे को बढ़ाने की मांग की है। ठीक है, देखो ओबीसी कोटा जब पंचायत 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था तो ओबीसी कोटा एक मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं था। देखो कोई भी एक्ट आता कुछ चीज़ें उसमें मैंडेटरी होती हैं। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी की बात की गई। इसमें कुछ जो है कंपलसरी प्रोविज़न रखे गए। कंपलसरी क्या प्रोविज़न थे कि 3 टियर गवर्नेंस होगी, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक एंड ग्राम, तो तीनों में डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ठीक है, ये जैसे एक उसका कंपलसरी प्रोविज़न था। और जैसे क्या कि स्टेट गवर्नमेंट अपने रिप्रेजेंटेटिव विलेज में उठा सकती है, ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही ओबीसी कोटा भी कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं था। तो इसका बार बार पॉलिटिकल रीजन से, अदर रीजन से होता रहा है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ओबीसी कोटा कैसे इमर्ज हुआ। आपको किसी भी चीज़ के फाउंडेशन में जानना ज़रूरी है। किसी भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव, वो कब उत्पत्ति हुई और कहाँ उसका निर्माण हुआ, कहाँ पर वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुई, ये सब चीज़ें जानना जरूरी। अब देखो रिजर्वेशन प्रोविज़न इन इंडिया फॉर ओबीसी, देखो केलकर कमेटी बनी थी 1953 में। 1953 में उन्होंने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था बैकवर्ड क्लासेस को। जो शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं उससे हटकर एक बैकवर्ड क्लासेस मतलब फाइंड आउट की थी केलकर कमीशन ने 1953 में। ठीक है, उसके बाद मंडल कमीशन आया 1980 में। मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी। उसने कहा कि इन्हें कोटा मिलना चाहिए क्योंकि ये एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है। तो उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर इन्हें 1992 में रिजर्वेशन मिला, मतलब 10-12 साल बाद रिजर्वेशन प्रोवाइड हुआ। और इसमें 93 अमेंडमेंट एक्ट आया, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें 16 में क्लॉज 4 इंक्लूड किया गया और 15 में क्लॉज 4 इंक्लूड किया गया और 27% रिजर्वेशन दिया गया यूनियन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज में। ठीक है, देखो ये देखो, एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और 2008 में सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई कि जो ओबीसी हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल ओबीसी, कुछ हमारे कोटे का फ़ायदा फालतू में ले रहे हैं, उन्हें कोटा की ज़रूरत नहीं है, रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है कि मान लो 6 लाख है, आजकल शायद 8 लाख है या 6 लाख इसका क्या कहते हैं लिमिट है। अगर 6 लाख से आपकी ईयरली इनकम कम है और ज़मीन वगैरह देखी जाती है तो आपको इस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर 6 लाख से आपकी ईयरली इनकम ज़्यादा है तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो फिर उसके बाद क्या, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2018 में। इसमें सरकार ने क्या किया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो स्टेचुटरी स्टेटस था, मतलब लॉ के थ्रू बनाई गई थी और एक पार्लियामेंट में लॉ लाया गया था तो स्टेचुटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। तो इस स्टेचुटरी स्टेटस को ख़त्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ जान लो, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 102 और 103 और 104, ये 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी बस एक एक लाइन सर्च करके लिख लेना कि जीएसटी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था, बांग्लादेश को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से टेरिटरी दी गई हैं, और जो हमारे एंग्लो इंडियन थे उनका रिजर्वेशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ख़त्म हुआ। ठीक है, ये चीज़ आप एक कॉपी पे अपने नोट कर लेना, ये ऑलवेज काम आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ। जब मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन आई तो मंडल कमीशन ने जो रिकमेंड किया उसको 1992 में 27% रिजर्वेशन ओबीसी का अप्लाई किया गया। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में था। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 क्लॉज ऐड किए गए थे 15 में और 16 में, वो 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लैक पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है।
और क्लॉज 15(4) और 16(4) क्या कहता है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा केस था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी मिली ओबीसी कोटे को, कब 2000 क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कुछ, जैसे इसमें इन्होंने बताया कि 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन को अलाउ करता है SC/ST को। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन को मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी एक प्रॉपर कंडीशन होना चाहिए जिसके बेस पे आप ये रिजर्वेशन दोगे, मगर गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर उन कंडीशन को मानते हुए कहा कि आप रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन में दे सकते हैं। मतलब कोई आदमी मान लो अर्दली है और उसको SC का है, उसको प्रमोशन चाहिए, तो कुछ सालों बाद कुछ रिकमेंडेशन को देखते हुए कि हाँ उसकी कोई जीविका उपार्जन में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बहुत सालों से जॉब कर रहा है, तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा। तो रिजर्वेशन में भी प्रमोशन दिया जाने लगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया गया, ये तो आप जानते ही हैं, एजुकेशन फॉर ऑल फेमस और आर्टिकल है, 6 से एजुकेशन मिलेगी। और 96 सेकेंड अमेंडमेंट आया, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। ये लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में बताई गई हैं, जिस लैंग्वेज पे हमें भी एक पेपर लिखना पड़ता है। अगला आर्टिकल चाइना से रिलेटेड है। क्या हो रहा है, अभी चाइना ने नया मैप इंट्रोड्यूस किया है और उस मैप में क्या किया गया है, उसने अरुणाचल प्रदेश और अदर इंडियन टेरिटरी को अपनी टेरिटरी दिखाया है। तो इससे क्या हो गया है, G20 का समिट है, तो G20 से पहले बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज हो गया है। अपोजिशन जो है इस पर क्वेश्चन पूछने लगा है, बहुत सी चीज़ें। हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न रीजन में चाइना कितना इन्फ्लुएंस है और नॉर्थन रीजन में चाइना किस तरह इन्फ्लुएंस करता। मगर हमारे लिए प्रीलिम्स से लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका मैप देखो, इसका मैप हम नॉर्थ टू साउथ देखेंगे। कभी कभी UPSC पूछता है कि क्रोनोलॉजिकली नॉर्थ से साउथ में लगाइए। देखो नॉर्थ में सबसे पहले है गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है, फिर सक्शम वैली है, फिर टेरम शहर है, सियाचिन ग्लेशियर है, काराकोरम पास है, ठीक है, अक्साई चिन है, पेट्रोल पॉइंट है, ये तो नहीं इम्पॉर्टेंट है, ऐसे कोई पॉइंट नहीं पूछता। गलवान वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, गलवान वैली आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ठीक है। नुब्रा वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, नुब्रा वैली पूछता है कहाँ पर है, ठीक है। पेंगोंग सो लेक और सियोक, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि चाइना ने किस तरह से, आप इस मैप को बार बार देखिए, हो सके तो हफ्ते में एक बार देखिए या फिर रात में लेटने से पहले देखिए, ये आपको मैप याद हो जाएगा। तो आज के हमने ये आर्टिकल डिस्कस किए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।